पहले और अब के आंकड़े जो हैं आप हैरान हो जाएंगे जी। 2014 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू करीब 20 लाख करोड़ रुपया था, और ये मैं देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के बताता हूँ। 2024 में सरकारी कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू 38 लाख करोड़ है, यानी करीब करीब डबल। उसी प्रकार से सरकारी कंपनियों की नेट वर्थ 2014 में लगभग 9 लाख करोड़ थी, मेरे आने से पहले 9 लाख करोड़। आज 2024 में नेट वर्थ 18 लाख करोड़ है जी। तो 18 लाख करोड़ रुपया सभी सरकारी कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 225% बढ़ा है। मार्केट कैप 225% बढ़ना जब दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है तब। 2009 टू 2014 इसके शेयर 6% गिर गए थे वैल्यू। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिसके आप ऐसे ही सरकारी बैंकों का हाल क्या था साहब? फोन बैंकिंग घोटाले की वजह से सरकारी 2008 में तो सबसे ज़्यादा हुआ। बैंकों की हालत एकदम से, दुनिया का विश्वास, जब आपकी बैंकिंग सिस्टम चरमराता है ना, जब बैंक सिस्टम चरमरा जाए दुनिया का विश्वास उठ जाता है। भारत में बैंक के रुपये कम गए उतना नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं होते। मैं 14 में ये मुसीबत अनुभव करता था। 21 में से 11 बैंकें आरबीआई की निगरानी की सूची में थी, उसको डे टू डे मॉनिटर करना पड़ता था। आईबीसी कोड, कैपिटल इन्फ्यूजन, मैंने काफ़ी पैसे डाले, सरकारी टैक्स पेयर के पैसे डाले, क्योंकि मुझे देश को बचाना था। हमने ये जो भ्रष्टाचार और जो फैन बैंकिंग था वो सारा खेल फिर बंद करवा दिया। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आज बैंकों का प्रॉफिट है, और इन बैंकों का जन्म हुआ तब से लेकर आज उनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जी भारत की बैंकों का। एनपीए लगातार कम हो रहा है जी, यानी जो लेकर के भाग जाने वाली संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये सब रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के उत्तम उदाहरण मैं बता सकता हूँ। मैं ये उदाहरण इसलिए बताता हूँ ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड या इकोनॉमी का वर्ल्ड जो है वो इन्हीं चीज़ों से समझ पाता है, इसलिए मैंने उदाहरण ये दिया। आम आदमी को भी इससे जो आप बात कह रहे हैं बहुत उनके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि लोग कह देते हैं स्पीच में कुछ विपक्ष के नेता कह देते हैं कि सरकारी संपत्ति बेचती है। तो ये जो उदाहरण आपने दिया है ये बहुत इसका बहुत ही एक महत्व है। प्रधानमंत्री जी, एक मुझे सवाल पूछना है भारत के युवा पीढ़ी के लिए आपसे, क्योंकि अभी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 से नीचे है, 60% से ज़्यादा या 35 से नीचे, उनको कोई अनुभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है? एक हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच, जो मोबाइल जनरेशन है, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन देखा है जब से वो उनका जन्म हुआ है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं। आप जो भविष्य की फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट थिंकिंग उसके बारे में बोल रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन हो, गगनयान हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है अगले 8 साल में, ये जो आपकी एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहाँ था, वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको, देखिए कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत तो बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे, बीजेपी रहे नहीं रहे, कोई भी सरकार आ जाए, मिलीजुली सरकार, खिचड़ी सरकार, भारत की प्रगति होती रहेगी। तो मैं चाहता हूं इस पर आप जरा अपने फ्यूचर विजन को लेकर, ताकि कोई भी पीढ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे भारत के डेवलपमेंट को, इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जो फीलिंग है कि कोई भी सरकार आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? पहले मैं जी एक जनरल वे में बताता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब दुनिया की इकोनॉमी में हम नंबर 6 पर थे, भारत का स्थान 6 पर था। हमारे इन महानुभावों ने सरकार ऐसी चलाई, सब बड़े बड़े महान विद्वान लोगों ने, कि हम 11 नंबर पर पहुंच गए।
10 साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम, आज हम 11 नंबर से 5 नंबर पर आ गए। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये तो नेचुरल होने वाला है। होने वाला है। अब 6 से 11 हुआ, वो कहता भाई अगर नेचुरल होना था तो 6 से 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। 11 हुआ मतलब तुमने कुछ उल्टा किया। अब हम देखिए 2014 में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये उन्होंने 2043 कहा था। हमारी सरकार तीसरी पारी में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य करके चल रही है। मतलब कांग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा, एक तो मैंने प्रीपोन कर दिया और कार्यक्रम, मतलब इसके लिए मुझे मेहनत लगती है। अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि ये तीसरे नंबर की इकोनॉमी आते आते हो सकता है अर्नब का पोता शायद उसको पता समाचार मिलते कि हाँ तीसरे नंबर पहुंचे, ये हाल हो जाता। 2-2 3-3 पीढ़ी मिट जाती जी। और हम इतना, तो देश का नौजवान, उसको पुराना पता नहीं है, लेकिन देश के नौजवान को दुनिया का पता है। देश के नौजवान को अगर चीज़ें मिले तो मानता नहीं है, लेकिन वो एनालिसिस करता है। ये अच्छी निशानी है। और मैं मानता हूं कि देश के अब जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, हाँ, वो 2014 के पहले तो 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का था। उसको उस समय के अखबारों में क्या चलता था, भ्रष्टाचार की खबरें क्या होती थी, कानून व्यवस्था के बम ब्लास्ट हो रहे, हर जगह पे बोर्ड लगे रहे, लावारिस चीज़ों को हाथ मत लगाओ। एयरपोर्ट पर बोला जाता लावारिस चीज़ को ट्रांजिस्टर हाथ मत बॉम्ब। लगाओ, लावारिस। आज उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलता नहीं। तो ये चीज़ें वो समझता है। और हमने भारत की ग्रोथ को एक प्रकार से 2-2 पीढ़ी एडवांस कर दिया है। मैंने 2-2 पीढ़ी मैंने एडवांस कर दिया है। और मैं मान, जैसा आपने उल्लेख किया, गगनयान की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, स्पेस स्टेशन की बात हो, या एयरपोर्ट। अब देखिए भाई, हमें आज भारत के पास करीब सभी मिला करके प्राइवेट प्लेन वगैरह सब गिने तो 600-700 हवाई जहाज है। अभी 1100 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक किया हुआ है भारत ने। एक आंकड़ा शेयर करूं मोदी? हाँ, एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2028 में जब तक भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी हो जाएगा आपके तीसरे कार्यकाल में, तो भारत की जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक है वो 50% होगी पूरी दुनिया की। मतलब हर दूसरी प्लेन भारत से टेक ऑफ करेगी। ये आपके कार्यकाल में। और इसलिए मेरे सामने चुनौती ये नहीं है, मेरे सामने चुनौती मैं कितनी तेजी से एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये कहते हैं तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री आए नहीं आए, कोई भी सरकार बने। यानी सिर्फ एविएशन, टूरिज्म, आप मान के चलिए जी। मैं G20 में मैंने 200 कार्यक्रम अलग अलग देश के स्थानों पर किए।